हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि मैंने कैसे कैसे 2000 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम था उसको अप्रोच किया। उसके बारे में तीन मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहला कि मैंने कौन से सोर्स फॉलो किए, दूसरा कि मेरा तरीका क्या रहा पूरी प्रिपरेशन के दौरान, और तीसरा कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, जो कि आपको सफलता के मार्ग तक लेकर जाएंगी, आपका एग्जाम क्लियर कराएंगी। देखो, सोर्सेस पर बात कर लेते हैं। पहले ये तो क्लियर है कि घटना चक्र पढ़ के पीसीएस का प्रीलिम्स निकलेगा वो दौर गया। इस बात से हर एक एस्पिरेंट अवगत है। तो मैं इस बारे में दो चीज़ बताना चाहूँगा। पहला, स्टैंडर्ड बुक्स, यानी आपको स्टैंडर्ड बुक्स का साथ नहीं छोड़ना है, और मैंने भी यही किया अपने लिए। मैंने स्टैंडर्ड बुक्स का साथ नहीं छोड़ा। स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी? मेजर 3 बुक्स पर मैंने फोकस किया जिनको मैंने अपना बेस बनाया। उसमें पहली थी पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लगभग 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, तो एक निश्चित रेशो में हर साल उतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये एंश्योर करना चाहिए, जो कि मैंने भी किया था, कि पॉलिटी से क्वेश्चंस गलत ना हो, उस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो। हालांकि मेरा पॉलिटी के एक क्वेश्चन में ओएमआर गलत फिल हो गया था, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। बाकी पॉलिटी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही सही कर सकते हैं। तो मैं एक ये आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पॉलिटी पर बहुत अच्छी पकड़ बनाई, ताकि इसमें से मेरा कोई क्वेश्चंस गलत ना हो। और इसके लिए मैंने वही जो सब करते हैं, लक्ष्मीकांत को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, कई बार पढ़ा। और कैसे पढ़ा ये भी अभी बात करेंगे अगले पॉइंट पर, लेकिन मैं अभी यह सोर्स आपको बता रहा हूँ। दूसरा, मैंने पकड़ बनाई हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मिडाइवल। मॉडर्न को मैंने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया, दूसरे नंबर पर मैंने एंशियंट को रखा, और तीसरे पर मिडाइवल को। एंशियंट और मिडाइवल को मैंने बहुत कम पढ़ा था, और मिडाइवल को तो लगभग ना के बराबर पढ़ा था, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स। इसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे। और हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम को पढ़ा, जो कि राजीव अहीर सर की आती है। और जो एंशियंट और मिडाइवल है उसके लिए दृष्टि की क्विक बुक आती है। हिस्ट्री के लिए मैंने एंशियंट और मिडाइवल को वहाँ से कवर किया। तीसरा, जो मेरा सोर्स सब्जेक्ट, मेरा बेस बना, वो था ज्योग्राफी। और इसके लिए मैंने सोलली केवल और केवल दृष्टि की क्विक बुक पढ़ी, जो मेरा प्राइमरी सोर्स था, स्टैंडर्ड बुक थी। आप भी रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। आप एक बार बुक स्टोर पर जाकर देख भी सकते हैं यदि खरीदना ना चाहें तो। ठीक है। चौथा, मैंने क्या काम किया कि इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ मैंने रेफर किया लूसेंट को। लूसेंट, हालांकि लूसेंट बहुत पुरानी किताब है, लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बिंदु ऐसे रह जाएंगे जहां से आयोग डायरेक्ट सवाल उठाकर पूछ लेता है, और वो जो 2 से 4 नंबर एक्स्ट्रा पूछता है उनको लूसेंट कवर करती है, और वो आपको आगे मार्जिन दिलाता है। जहाँ कुछ बच्चे उन क्वेश्चंस पर अटक जाते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने वाले भी, उनमें आपको एज मिलता है बाकी बच्चों से। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड बुक्स के साथ पढ़ा और मुझे इसका फ़ायदा मिला। ये निश्चित है कि आप इसे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे आपने पढ़ी ज्योग्राफी की, तो आप लूसेंट उठाएंगे और लूसेंट से
बहुत छोटे से पेज हैं, ज़्यादा पेज नहीं है, उनको पढ़ डालेंगे, आपको बहुत ही कम फैक्ट ऐसे मिलेंगे जो न्यू हैं या आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में कवर नहीं है। अब बस उनको हाईलाइट कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी तैयारी इतनी समग्र हो चुकी है कि अगर क्वेश्चंस एग्जामिनर बुक से पूछता है तो आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, बशर्ते कि आपको आपने रिवीजन अच्छे से किया हो, आपको चीजें यादें हों। तो ये मेरे 3 मेजर सोर्स थे जो मेरी तैयारी का एकदम बेस बने। ये बेस थे मेरी तैयारी का प्रीलिम्स के लिए। हालांकि इसके अलावा भी सब्जेक्ट होते हैं, आप जानते हैं मैं उनको माइनर सब्जेक्ट्स में रखता हूँ। माइनर माइनर क्यों? क्योंकि ये जो मेजर सब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना, इनसे क्वेश्चंस की जो संख्या है वो लगभग लगभग निश्चित होती है और उन्हें आप कर भी ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप इन पर मेहनत करते हैं तो ये आपको निश्चित तौर पर रिवार्ड करेंगे। क्वेश्चंस आएंगे भी और आप उन्हें हल भी कर ले जाएंगे। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट हुआ, जैसे कि साइंस हुआ, इसी में साइंस एंड टेक हुआ, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत सारा पोर्शन है वो करंट अफेयर से कवर होता है, जैसे कि टाइगर रिजर्व हो गया और नेशनल पार्क हो गया। कुछ इसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स और ले लेते हैं, जैसे कि डेफिनेशंस हो गया, बायोडाइवर्सिटी का एक स्पेशल टॉपिक हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज। ये कुछ मेजर मेजर टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, इसलिए मैं इनको माइनर टॉपिक्स में रखता हूँ, माइनर सब्जेक्ट में, कि ये पढ़ने हैं, मेहनत करनी है, बट और बेसिस दीज 3 सब्जेक्ट्स। और मेरा इन स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा मेरी क्या स्ट्रेटजी रही? उसमें मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैंने एक करंट अफेयर का सोर्स उठाया, सिर्फ एक, और मंथली सोर्स उठाया, एक मंथली मैगजीन। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से कि कैसे कवर करना है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पहली चीज, आपको करंट अफेयर्स सिर्फ मंथली पढ़नी है, डेली और ईयरली बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बशर्ते कि आपके पास कोई मजबूरी ना हो कि आप मंथली ना पढ़ पाए हों, तब आप ईयरली पढ़ सकते हैं। बट आप श्योर करिए कि आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ें। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू एनी एग्जाम, एनी वन, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, मंथली करंट इज बेस्ट। नो, ना डेली ना ही ईयरली। तो मैंने एक सोर्स फिक्स किया, एक ही फिक्स किया, उसी को बार बार पढ़ा, उसी को बार बार पढ़ा, और मैंने देखा कि अधिकांश क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस को छोड़ दें तो मंथली मैगजीन्स में क्वेश्चंस कवर थे। कौन सी करनी है वो मैं आपको बता दूंगा अलग से। ये सोर्सेस को लेकर मेरी फिक्स रणनीति थी। मैं कोई भी आइडियल बात नहीं बता रहा हूँ कि ये कर लेना चाहिए तो ये हो जाएगा, नहीं, मैंने ऐसा किया, वही मैं आपको बता रहा हूँ, और ये वर्क करता है। एग्जाम कितना ही भी बदल जाए, एग्जामिनर कहीं से भी पूछ ले, कितना ही भी ऊट पटांग पूछ ले, कितना ही भी बेतुका पूछ ले, जब सब ये कहें कि एग्जाम बहुत मुश्किल था, उसके बाद भी इन स्टैंडर्ड बुक से इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि वो आपको मेरिट से ऊपर ले जाएंगे। नो मैटर कि आप 150 में से 130 ही स्कोर करें, बट आप उतना स्कोर करेंगे कि आपकी मेरिट क्रॉस अच्छे नंबर से, अच्छे मार्जिन से हो जाएगी। तो यदि आप एकदम फिक्स सोर्सेस को फॉलो करते हैं, ये सोर्स हो गए, ये एक पार्ट हो गया मेरी तैयारी का। दूसरा पार्ट हो गया मेरी तैयारी का कि मेरा तरीका। सोर्स एक एक हाथ मान लीजिए और उनका फॉलो करने का तरीका आप दूसरा हाथ मान लीजिए, तब जाके आप कंप्लीट हो पाते। तो तरीके को लेकर, यानी वे टू अप्रोचिंग एग्जाम, एग्जाम को अप्रोच करने का जो रास्ता है, उसको लेकर औरों की तरह मैं भी टू फोल्ड स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। और यकीन मानिए कि एस्पिरेंट्स
किसी की बात को सीरियस लेते नहीं है। जब लोग कहते हैं ना कि ऐसा करिए, तो सबको लगता है कि यार क्या बता रहा है ये, ऐसे थोड़ी ना होता है। बट विश्वास करिए, चीज़ें इसी पैटर्न पर काम करती हैं। तो मैंने इसके लिए टू फोल्ड स्ट्रेटजी अपनाई। एक हाथ पर मैंने रखा कि मुझे रिवीजन करना है, रिवीजन बार बार करना है और इसकी सेट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी एक निश्चित समय के बाद रिवीजन जरूर होना चाहिए। यदि आपने 7 दिन फिक्स किए कि मैं 7 दिन बाद रिवीजन करूंगा, तो 7 दिन बाद रिवीजन हो जाना चाहिए। यदि आपने 15 दिन बाद फिक्स किया है, तो 15 दिन बाद आप सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेंगे। मैंने भी वैसे ही किया। सेट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि रिवीजन करना ही करना है। इसको लाइटली लेते हैं तैयारी करने वाले एस्पिरेंट, बट लाइटली नहीं लेना है। दिस इज द की, दिस इज द की, समझ रहे हैं? कुंजी है ये एग्जाम पास करने की। और जैसे ही आपने रिवीजन किया, उसके बाद टेस्ट। टेस्ट इसलिए नहीं कि आप कितने नंबर ला पा रहे हैं, टेस्ट इसलिए कि आपने जो पढ़ा है ना, वो आपको याद निकलना चाहिए वहां टेस्ट देते समय। दूसरा कि आप जो सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, वो आपको मिनिमाइज करनी है, कम से कम करनी है। आप कितने भी बड़े 30 मार्क का हो, आपने 4 साल 5 साल तैयारी क्यों ना की हो, एग्जाम में सिली मिस्टेक इज कंपलसरी। आप करके ही आओगे किसी ना किसी रूप में। या तो आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दोगे, या आप नोट वाला सेक्शन नहीं देखोगे, नहीं के नहीं जो शब्द होता उसको नहीं देखोगे, या फिर आप ओएमआर गलत फिल कर दोगे, या फिर आपको घबराहट हो जाएगी। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ना, आपको टेस्ट देना ही देना जो है, ये कंपलसरी है। आप इसको अवॉइड करेंगे, एग्जाम आपको अवॉइड कर देगा। सिंपल सी बात। क्यों देना है टेस्ट? एग्जाम लाइक टेम्पर, एग्जाम के लिए टेम्पर डेवलप करना है। नोट कर लीजिए इस बात को, एग्जाम टेम्पर। और अपने जब आपने इस बात को नोट किया, आप लिख लीजिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही होने तय हैं एक्स्ट्रा। और यही तो वो क्वेश्चंस होते हैं, मोर ऑफ मोर रिवीजन, मोर टेस्ट, जीरो या मिनिमम सिली मिस्टेक्स। यही आपको मेरिट से ऊपर ले जाते हैं, उन बच्चों से ऊपर ले जाते हैं जो पढ़ रहे हैं, बट सिली मिस्टेक्स या रिवीजन की कमी की वजह से मेरिट में नहीं आ पाते। तो ये 2 चीजें आप एकदम गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए। रिवीजन एंड टेस्ट, बाय टेस्ट टू डेवलप एग्जाम टेम्पर, टू अवॉइड एग्जाम हॉल सिली मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच थी, मैंने इसी को फॉलो किया। आप फॉलो करके देखिए, आपको बेनिफिट ना हो तब मुझसे आकर कहना कि आपने बताया, आपने गलत बताया। प्रैक्टिकल कैसे रिवीजन करना, कैसे टेस्ट देना, ये सब एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन मैं बस एक ओवरऑल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आपको, ओवरऑल स्ट्रेटजी आपको मिल जाए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे। पहला, आपने जो रणनीति बनाई है उस पर रखिए पूरा पूरा भरोसा और उस पर टिके रहिए। कोई कहे मैं तो ये सोर्स पढ़ रहा हूँ, मैं वो सोर्स पढ़ रहा हूँ, उनसे कहिए ओके, मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, मुझे मेरे सर ने बताया है, मैं ऐसे फॉलो करूँगा, एंड इट विल वर्क फॉर यू, इट विल वर्क फॉर एनीवन। सो आपको जो भी स्ट्रेटजी बनाई है ना, आपको उस पर भरोसा रखना है, उसको फॉलो करना है। मुझे भी किसी टॉपर ने बताया था, जो सिलेक्टेड लोग हैं, मैंने भी उनसे सुना था। मैंने उन पर गौर नहीं किया स्टार्टिंग में, बट ओवर द टाइम मैंने फेलियर्स को फेस किया। मुझे समझ में आ गया कि वो लोग जो बताते हैं ना, जो आपको आकर बताते हैं, वो ऐसे नहीं बता देते, वो एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो आप मार्क करिए इस लेक्चर में, इस सेशन में जो भी चीजें बताई जा रही है ना, आप उनको मार्क कर लीजिए। बाकी लोग भी बताते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ स्पेशल या बहुत नया बता रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हीं मुद्दों को और एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि आप इनकी ग्रेविटी को समझ पाए।
आप इनके महत्व को समझ पाए। दूसरा रणनीति, एक तो रणनीति हो गया, दूसरा स्टैंडर्ड बुक्स का साथ नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, स्टैंडर्ड बुक्स को मोर रिवीजन मोर प्रैक्टिस, मोर रिवीजन स्टैंडर्ड बुक्स का, मोर रिवीजन एंड मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। मन नहीं करता है टेस्ट देने का, बट देना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम देने के बाद जो दुख होता है वो आपको ना ही झेलना पड़े, बहुत बुरा लगता है। एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप अपनी फीलिंग्स, बट बहुत हर्टिंग होता है। उस कंडीशन में आप ना पहुंचे, इसलिए रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और अपने लिए एक मेंटर फॉलो कर लीजिए, एक मेंटर फॉलो कर लीजिए। कोई भी यूट्यूब से, आपके आस पड़ोस में आपका दोस्त, बड़ा छोटा कोई भी, जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, कर सकें और आपको वो गाइड करता हो अच्छी दिशा में। देखिए आप कैसे बड़ी ही स्मूथ तरीके से इस प्रोसेस से बाहर निकल जाएंगे। एग्जाम हॉल में शांत रहना है, कैसे रहना है? बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर टेस्ट। आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे, एग्जाम हॉल जैसे एनवायरनमेंट में फुल टेस्ट देना है, मतलब 150 क्वेश्चंस का देना है, टाइम बाउंड मैनर में देना है। उस पर अलग से भी बातें कर लेंगे हम, लेकिन आप ध्यान रखें। और मेरी एक सलाह है आपको विशेष, यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, एक सलाह मेरी मान लेना। आप किसी भी स्टेज पर हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी भी लेवल पर हो, अपने लिए एक मेंटर चूज कर लीजिए। एक मेंटर जो भी आप उचित समझे, यूट्यूब पर चूज कर लीजिए, ऑफलाइन में चूज कर लीजिए। हालांकि ऑफलाइन में बुरा हाल है, मेंटर के नाम पर धोखा है। उस बात को साइड रखते हुए यदि आपको कोई मिलता है तो चूज कर लीजिए। ये जो शब्द है ना, ये आपको ऐसे टाइम में मदद करता है जब आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आपके साथ चल क्या रहा है। आपके साथ दिक्कतें रहेंगी, बट आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आपके साथ दिक्कत आखिर चल कहाँ रही है। उस वक्त ये जो शब्द है ना, मेंटर नाम का, ये आपको उस मझधार से निकाल देगा जहां आप भंवर में फंस चुके होंगे। तो ध्यान रहे, आप मेरे साथ भी चल सकते हैं, बाकी भी बहुत से लोग हैं यूट्यूब पर। किसी भी एक व्यक्ति को जो जेन्युइन हो, फालतू की बकवास ना करके, आइडियल बातें ना करके, रियलिस्टिक चीजें आपके साथ शेयर करें, आप उनसे कांटेक्ट कर सकें, अपनी पर्सनल बातें कर सकें, ऐसा कोई मेंटर जरूर पकड़ लीजिए। मेरे पास नहीं था, मैंने भी सिर्फ ऑनलाइन देखा था, बट मैं ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाया मेंटर्स में। उसका मुझे झेलना पड़ा खामियाजा, बैकफायर किया वो मुझे। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि भाई, सभी लोग, सभी व्यक्ति अपने अपने मेंटर्स जरूर डिसाइड कर लेना, ताकि जब आप प्रॉब्लम में हो, समझ ना पा रहे हो, तो आपको निकालने में वो मदद कर सके। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं मुझे, जिस भी माध्यम से आप बता सकें, टेलीग्राम या कमेंट या फिर व्हाटएवर। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ आपको जो गाइडेंस मिलेगा एकदम डाउन टू अर्थ होगा, रियलिस्टिक होगा, आप भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद।